दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं हम 2025 के फिजिक्स के इंग्लिश मीडियम के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और कौन से पेपर के लिए 346 जीएस के लिए। ठीक है, उसकी आज हम दूसरी वीडियो भेज रहे हैं और इसमें हम सेक्शन बी को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन ए की वीडियो हमने ऑलरेडी आप लोगों तक पहुंचा दी है। चलिएगा, तो बिना देरी करते हुए हम पहले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शो इट बाय ड्राइंग रे डायग्राम। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है मैं जनरली आप लोगों को बता देता हूँ और मुझे लगता है कि आप सब लोग इससे फेमिलियर होंगे। जब आपने पढ़ा था तो रिफ्लेक्शन में एक चीज ये पढ़ी थी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब कोई भी आपकी रे जाती है ना, तो वो क्या हो जाती है, आगे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। यही तो होता है नहीं। और आपने ये देखा था कि जैसे जैसे हम इंसिडेंस एंगल के लिए बढ़ा रहे थे, है ना, तो एक ऐसा एंगल आपको मिल रहा था कि जिसमें रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया था, 90 डिग्री हो गया था। इस कंडीशन में जो इंसिडेंट एंगल था उसी का नाम था क्रिटिकल एंगल, है नहीं। अब हमने क्या काम करा, अब हम क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पर जो हमारी रे है उसे इंसिडेंट करा रहे हैं। तो क्या होगा, फिर वो वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अब दूसरे मीडियम में नहीं आएगी आपकी रे, अब उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। इसी फिनोमेना के लिए हम क्या कहते हैं बताइए, TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, मैं लिखवाता हूँ फिर समझ में आ जाएगी। शर्त ये होनी चाहिए, इसकी कंडीशन ये है कि जो रे होनी चाहिए वो डेंसर टू रेयर मीडियम में जानी चाहिए। ठीक है, और एक TIR के लिए और कंडीशन है कि जो इंसिडेंस एंगल होने चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये दो कंडीशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन, कभी कभी एग्जाम कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, चलिएगा मैं लिखवा रहा हूँ, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं इन TIR, हेडिंग बना के देंगे आप लोग, TIR। ठीक है, पूरा लिखेंगे आप, TIR हेडिंग बना के हम लिख रहे हैं, इन डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम में द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then the incident ray is रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी टू द डेंसर मीडियम में बैक हो जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड TIR, यही क्या कहलाता है, TIR। ठीक है, हाँ, चलो इसे समझाने के लिए रे डायग्राम और बना देते हैं। ये हमने इंटरफेस ले लिया, वन मीडियम टू अनदर मीडियम का इंटरफेस है ये। ठीक है, इस पर ये हमने क्या काम करा, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। क्या करा हमने, यहाँ से ये हमने रे डाली, ये नीचे जो है आपका डेंसर मीडियम, नीचे कौन सा मीडियम है, डेंसर, और ऊपर कौन सा है, रेयर। ठीक है, आर ए आर ई आर। ठीक है जी, रेयर डेंसर, रेयर डेंसर। ठीक है, समझ गए। यहाँ से ये हमने रेस में इंसिडेंट कराई, इंसिडेंट रे है, ये क्या हो जाएगी, इससे नीचे को, है ना जी। थोड़ा सा इसे और अच्छे तरीके से बना देते हैं। ओहो, पूरा ही डिलीट हो गया, चलिए दोबारा कर देते हैं जी।
ये नॉर्मल है ना जी। तो करिए तो ये रे ऐसे सही है जी। रे थोड़ी टेढ़ी हो गई है, रे स्ट्रेट लाइन में चलती हैं ये, है ना। एंगल यहाँ से मेजर करती है नॉर्मल के साथ, ये इंसिडेंट एंगल है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या समझा रहे हैं, रिफ्रैक्शन समझा रहे हैं। इस फिगर में हम रिफ्रैक्शन समझा रहे हैं। दूसरे फिगर में हम क्या कर रहे हैं, हमने ये जो इंसिडेंट एंगल इंक्रीज कर दिया। जब ये इंसिडेंस हमने इंक्रीज कर दिया और इतना इंक्रीज कर दिया जिससे कि ये जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये इस तरह से हो जाए। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये जो एंगल होगा उसका नाम हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। अब हमने अगली कंडीशन में क्या काम करा, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पर हमने रे बनाई। सपोज करो ये कोई थीटा एंगल था, इस थीटा एंगल की जो वैल्यू है ग्रेटर है किससे, सी से। अब क्या हुआ, अब ये रे रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, अब ये रिफ्लेक्शन कर लेगी, क्या करा के वापस आ जाएगी। बात क्लियर हो गई। यही चीज क्या है, यहाँ क्रिटिकल एंगल हमने समझा दिया और यहाँ पे हमने क्या समझा दिया, टी आई आर समझा दिया। ठीक, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और याद रखना जो मैं ये थ्योरी लिखवा रहा हूँ वो अपनी डायरी में जरूर नोट करें। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब आइसोटॉप आइसोबर की। ठीक है, तो क्या होता है आइसोटॉप, क्या होते हैं भाई, पहले हम बात कर लेते हैं आइसोटॉप। तीन चीज होती हैं, आइसोटॉप, आइसोबर और एक और होते हैं आइसोटोन। ठीक है, तो इसे हम कई तरह से डिफाइन कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे जो डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर हम इन्हें डिफाइन कर रहे हैं एट द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर, बेसिस ऑफ एटम्स। ठीक है, कुछ लोग बेसिस ऑफ न्यूक्लियाई पर भी हम इन्हें क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। ठीक, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो हम एटम पर डिफाइन कर रहे हैं। तो आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोटॉप ऐसे एटम्स, ठीक है, ऐसे कि जिनके मतलब सेम सेम एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, होने वो एक ही एलिमेंट के चाहिए, एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। और आइसोबर क्या होते हैं, आइसोबर ऐसे होते हैं कि ऐसे एटम होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे और साथ में क्या होगा, उनके मास जो होंगे, मास नंबर जो होंगे वो सेम होंगे बट उनके जो क्या नाम है एटॉमिक जो नंबर है वो उनके चेंज होंगे। ठीक है, देखो मैं बहुत आसान इजी लैंग्वेज में आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देना हूँ। तो हेडिंग बना लीजिए हम लोग आइसोटॉप। ठीक है, द एटम्स the atoms of the atoms of the same element, the atoms of the same element, ठीक है, having same atomic numbers but different atomic mass mass इनके एटॉमिक मास नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, और कॉल्ड आइसोटॉप है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ लिख सकते हैं 1H1 1H2 1H3। देखो इन ये सब सेम एलिमेंट है, देखो सब हाइड्रोजन के एलिमेंट है ना। और इनके एटॉमिक नंबर देखो सेम है परंतु एटॉमिक मास नंबर जो है, या खाली मास नंबर बोल दो आप। ठीक है, इनके मास नंबर क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इसके अलावा आइसोबर की। आइसोबर्स क्या होते हैं, इसमें लिख देंगे द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैं डिफरेंट होंगे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर भी लिख सकते हैं, मास नंबर सेम मास नंबर होंगे इनके बट
डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक जो नंबर होंगे इनके, है ना, वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, आर कॉल्ड आइसोमर। ठीक है। एग्जाम्पल पर यदि हम लिखें तो इनके एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, जैसे कैल्शियम में 20 Ca 40 होता है, 20 Ca 40 होता है ना, और आपका 18 Ar आर्गन, ये भी 40 होता है। ठीक है, Ar। ठीक, देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है ना, और इनके मास नंबर देखो दोनों के सेम है, बट मास नंबर देखो दोनों सेम नहीं है, 40 40, बट इनके एटॉमिक नंबर जो है वो देखो अलग अलग है, एक का 20 है, एक का 18। ठीक, समझ में आई। अब दोनों की डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट आई फॉर ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। देखो ओमिक रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन ओमिक वो होते हैं जो फॉलो नहीं करते, है ना। इनके बीच में बी और आई के बीच में जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है ओमिक के, है ना, और नॉन ओमिक का स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। ठीक है, चलिएगा। और एक बात और, ये ओमिक के लिए हम ग्राफ खींच रहे हैं, ओमिक, ओमिक के लिए ग्राफ है, इधर बी लेते हैं हम, बी हमेशा एक्स एक्सिस पर लेते हैं, और ये आप लोगों को बताना है मुझे कि एक्स एक्सिस पर क्यों लेते हैं। हो सकता है कुछ महान कह दें कि अरे कोई किसी पर ले लो, पर ऐसा नहीं होता है, बी हमेशा एक्स एक्सिस पर लिया जाता है ओम्स लॉ में। क्यों लिया जाता है ये बात आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, ये ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन। और नॉन ओमिक में, नॉन ओमिक में क्या होगा, बी और आई के बीच में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व के फॉर्म में। देखिए ये नॉन ओमिक के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, एक कंडक्टर है द पॉजिटिव चार्ज रखता है, और इतना है उसका पॉजिटिव चार्ज, फिर कहता है हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर डिफिसिट या एक्सिज। डिफिशेंसी कब होती है, डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होती है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक्सिज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहीं पर तो कैसा चार्ज बन जाता है, वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो यहाँ पर डिफिशेंसी होगी, डिफिशेंसी मीन्स कमी। ठीक है ना, तो कमी क्यों होगी ये बात कैसे पता चल गई, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, चलिएगा आगे हम बात करते हैं, हम लोग आगे बात क्या कर रहे हैं, आगे मैं एक बात और समझाने की बात कर रहा हूँ। फार्मूला पढ़ा है आपने, क्यू बराबर एन। ठीक है, ये क्या होता है क्यू बराबर एन, ठीक है, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन होता है ना। और लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन को किसने डिफाइन करा था, किस साइंटिस्ट है, उसका भी नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, मतलब किसने ये दिया था। तो Q इजकल टू एन ही होता है, तो एन इजकल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई हो जाएगा। Q के बारे में आप जानते हैं, गिवन है यहाँ पर कितना है, 2.4 इंटू 10⁻⁻18। और बेटा ई की जानते हैं आप, ई क्या होता है, ये फंडामेंटल चार्ज होता है ना, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। अब इसे फाइंड से फाइंड हटा दिया हमने, 4 से डिवाइड कर दिया 4 टाइम, और 4 से ये 6 टाइम हो जाएगा, 6/4, और ये माइनस ऊपर जाएंगे प्लस की, तो प्लस की 1 बचेगी, तो 6 इंटू प्लस की 1/4, ये कंडीशन आ गई। और 2 से डिवाइड कर दिया 2 टाइम्स, ये 3 टाइम हो गया, 30 अपॉन कितना आ गया 2, मतलब कितना आ गया 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे बताइए आप, डिफिसिट होंगे। डिफिसिट मतलब कमी होगी उनकी। ठीक है, 15 की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समय कम है इसलिए। ये दे रखा है वोल्टेज बी, इक्वेशन ऑफ एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज रिप्रेजेंट, ये वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है ना। वो कहता है टी द सेकंड ड्रॉ द टाइम वोल्टेज ग्राफ फॉर वन साइकिल के लिए बनाना है प्रॉपर स्केल में। देखो ये v इक्वल टू गिवन है हमारे लिए 40 sin 100 पाई t। इसकी जनरल इक्वेशन होती है एसी वोल्टेज की, v इक्वल टू साइन ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जो हमारे लिए फाइंड आउट हो रही है, देखो मैं यहाँ पे कम जगह होने के कारण ऐसा लिखता हूँ कम। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू आ गया, यहाँ से टी निकाल सकते हैं, टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। टी बराबर होता है फार्मूला आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना। तो 2 पाई बटे ओमेगा की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे भैया, तो कितना आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, पाई से पाई कट गया, 2/100 आ रहा है ना। इतने सेकंड में क्या हो जाएगा, वो एक पूरा साइकिल लगा लेगा इतने सेकंड में। तो कहने मतलब इसका ग्राफ खींचते हैं हम लोग, इधर हमने टाइम ले लिया,
और अच्छा यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू कितनी है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज कितना है आपका 40 वोल्ट, है नहीं। यहाँ से कंपेयर करके देखिए 40 वोल्ट है नहीं है, और यहाँ से कंपेयर करके देखा तो 100 पाई आ गया, यहाँ से कंपेयर करके देखा 40 वोल्टेज है। तो इस तरह से आप इधर वोल्टेज ले रहे हैं आप, है नहीं, इधर वोल्टेज प्लस का हो जाएगा, इधर वोल्टेज माइनस का हो जाएगा, ठीक। ये इधर बी हो गया। अब यहाँ पे बनाइए आप लोग, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, एक पूरा साइकिल कब होगा, ये होगा, ये पूरा साइकिल हो गया, यहाँ तक हाफ साइकिल है, ये सही करके बनाना, दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरा, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ, ये 40 है, 40 वोल्ट है, ठीक है। इधर भी नीचे क्या हो जाएगी, 40 वोल्ट होगी, इधर नीचे माइनस की हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ तक टाइम कितना लगा होगा, यहाँ तक टाइम होगा 2/100 सेकेंड। इधर टाइम किस में ले रहे हैं हम, सेकंड में। इधर बी की वैल्यू ब्रैकेट में लिख देना वोल्ट, इधर वोल्ट में, ठीक है। अब मेरी बात समझिए आप, इधर टाइम सेकंड में। अब एक बात समझो, ये 2/2 ये इसका हाफ है, तो 1/100 सेकंड वाली बात जगह होगा ये इसके, है नहीं। ये देखेंगे तो इसका और आधा हो जाएगा, 1/100 का आधा कितना होगा बताओ, 1/100 का यदि हम हाफ करेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा, इतने सेकंड होगा। इस जगह यदि हम देखें तो, इस जगह देखें तो क्या हो जाएगा बताओ। हम्म? हाँ, इस जगह कितना हो जाएगा भाई, ये 200 है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 3 से, ये 3/200 सेकंड वाली जगह होगी, ये जगह थी, ठीक है। इस तरह से ये बना लेना आप लोग, सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज मूविंग राउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के राउंड लगा रहा है विद 6 इंटू इतने साइकिल पर सेकंड के हिसाब से। तो ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट एट द पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पर उसकी करंट पूछ रहा है। तो आई इक्वल टू फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला याद रखना है आप लोग, ठीक है। एफ ई, एफ क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है, या साइकिल पर सेकेंड। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻15, और ई फंडामेंटल चार्ज होता है, आप लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻−19 होता है, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9.6 × 10⁻⁻⁴ इतने एम्पियर ये, ठीक है। वो दूसरी बात है, अरेंज करके आप मिली एम्पियर में भी इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, ठीक। चलिएगा, तो थैंक यू सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो मैं ये पढ़ाता हूँ इसके एक आप अलग नोट्स जरूर बना लें, जिससे एग्जाम समय में आपके लिए बहुत आसान थ्योरी मिल जाए, ठीक है। तो ये मेरी आप सब लोगों से आशा है कि आप सब लोग अपने माँ बाप, अपने गुरुजनों और हमारे चैनल सबका नाम रोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक यू।